आज हम ये समझेंगे कि जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज क्या होता है। और सबसे पहले हम फॉरवर्ड चार्ज को समझते हैं। जीएसटी में आपको ये पता है कि भाई नॉर्मल सिस्टम ये होता है कि जब आप दुकानदार से सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो जो आप कंसिडरेशन देते हैं, जो आप उसका जो सामान की कीमत होती है, सर्विस की कीमत होती है वो देते हैं, उसमें जीएसटी इंक्लूडिंग होता है। और ये जीएसटी जो दुकानदार है, जो सप्लायर है, वो सरकार को जमा करवा देता है। तो फॉरवर्ड चार्ज आप ये देखें कि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की। तो इसे ही फॉरवर्ड चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, जो जीएसटी का नॉर्मल सिस्टम है। इधर देखिए कि एक बंदा लैपटॉप लेने गया, रेसिपिएंट लैपटॉप लेने गया, यानी कस्टमर है, कस्टमर लैपटॉप लेने गया और लैपटॉप की जो कीमत है वो 47,200 है। 47,200 में 40,000 लैपटॉप की टैक्सेबल वैल्यू है और 7200 इस पे 18% जीएसटी। तो ये जो कस्टमर है, ये जो रेसिपिएंट है, इसको सप्लायर को यानी दुकानदार को 47,200 देगा, 47,200 देगा। और ये सप्लायर इसको क्या देगा? लैपटॉप। इसने इसे लैपटॉप बेच दिया और कंसिडरेशन जो लैपटॉप की कीमत है 47,200 ली। अब इस 47,200 में से ये 40 जो है टैक्सेबल वैल्यू, ये तो सप्लायर खुद रख लेगा भाई। 40 जो इसकी टैक्सेबल वैल्यू लैपटॉप की, ये खुद रख लेगा। और ये जो 7200 है, इसमें 47,200 में से जो 7200 है ये सरकार को जमा करवा देगा जीएसटी। 7200 रुपए सरकार को जमा करवा देगा। तो आप देख रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की। यही फॉरवर्ड चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई, हालांकि ये चीज आपको पहले से भी पता थी। तो आपने ये फॉरवर्ड चार्ज समझ लिया और फॉरवर्ड चार्ज आपको पहले से भी पता था। अगर इस केस में जो हमने लैपटॉप का केस लिया, अगर इसमें दुकानदार के पास अगर मान लीजिए 5400 की आईटीसी है, 5400 की आईटीसी है, तो इस 7200 में से जो इसकी आउटपुट टैक्स है, जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है सप्लायर की, ये 7200 में से 5400 माइनस करके 1800 सरकार को जमा करवा देगा। और 5400 क्योंकि इसने टेम्पररी पैसा फंसाया हुआ था जीएसटी में, क्योंकि बिजनेस के लिए जीएसटी कभी कॉस्ट नहीं होती है। जीएसटी अल्टीमेटली जीएसटी का बर्डन किस पे होता है? कस्टमर पे, एंड यूजर पे, कंज्यूमर पे होता है। तो अगर 5400 की यहाँ पे आईटीसी होती तो 7200 में से 5400 दुकानदार लेस करता, 5400 क्योंकि इसने अपने पैसे फंसा रखे थे, आईटीसी लेस करता और 1800 रुपए ये गवर्नमेंट को जमा करवा देता, सरकार को जमा करवा देता। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसमें आईटीसी नहीं डाला। अब आइए रिवर्स चार्ज को समझते हैं। ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। रिवर्स चार्ज या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, शॉर्ट में इसे आरसीएम कहते हैं। आपने फॉरवर्ड चार्ज में देखा कि जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की। लेकिन रिवर्स चार्ज में ऐसा नहीं है। रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी होती है रेसिपिएंट की। आप ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी जमा कौन करवाता है? रेसिपिएंट, कस्टमर। अब आप सोच रहे होंगे कि आरसीएम जीएसटी लॉ में क्यों डाला गया? जब फॉरवर्ड चार्ज में जब सप्लायर जीएसटी जमा करवा देता है तो क्यों ये रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है जीएसटी लॉ में? इस चीज को मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसके लॉजिक्स पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। एक एग्जांपल से समझिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, तो इंश्योरेंस कंपनी और ये इंश्योरेंस एजेंट, ये है इंश्योरेंस कंपनी और ये इंश्योरेंस एजेंट। अब इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिजनेस लेके आते हैं, क्लाइंट्स लेके आते हैं, कस्टमर्स लेके आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भाई पॉलिसी होल्डर्स लेके आते हैं। ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिजनेस लेके आते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो इंश्योरेंस एजेंट कौन है? सप्लायर, सप्लायर ऑफ सर्विस है ना। और इंश्योरेंस कंपनी कौन है? रेसिपिएंट। और मान लीजिए एक इंश्योरेंस एजेंट की जो इंश्योरेंस कमीशन बनी वो 50,000 बनी। अगर मान लीजिए ये नॉर्मल सिस्टम होता, फॉरवर्ड चार्ज का सिस्टम होता, तो इसमें इंश्योरेंस एजेंट 18% जीएसटी चार्ज करता, यानी 9,000 रुपए। और इंश्योरेंस कंपनी को 59,000 का टैक्स इनवॉइस बिल बना के दे देता। लेकिन ये जो इंश्योरेंस कमीशन है ये बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है। जीएसटी लॉ में ये किसमें है? आरसीएम में। और आरसीएम में आते ही जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी आ गई रेसिपिएंट की, यानी इंश्योरेंस
कंपनी की। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये 50,000 तो ये जो 50,000 है ये तो इंश्योरेंस एजेंट को दे देगी 50,000 जो इसकी कमीशन है, लेकिन जो इस पे जीएसटी बनता है 9,000 रुपए ये डायरेक्टली सरकार को जमा करवाएगी, डायरेक्टली सरकार को जमा करवाएगी। तो देख रहे हैं आप इसमें जो जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, रेसिपिएंट की है। यानी हमारे केस में मैंने अभी इंश्योरेंस कमीशन का उदाहरण लिया क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन आरसीएम में आती है। तो इस केस में जीएसटी जमा कौन करवा रहा है, रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको समझ आ गया फॉरवर्ड चार्ज में जो जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी होती है वो सप्लायर पे होती है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिवर्स हो जाता है और जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी अब किस पे आ गई, रेसिपिएंट पे। और रेसिपिएंट जीएसटी सप्लायर को ना देके डायरेक्टली सरकार को जमा करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ही क्यों है, अभी थोड़ी देर में आएंगे इस चीज पे। एक और लीजिए एग्जांपल, जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं, भाई कोई म्यूजिक कंपनी है जैसे टी सीरीज है, जी म्यूजिक है, यशराज म्यूजिक है, उसने किसी गाने के लिए म्यूजिक कंपोज करवाया और म्यूजिक कंपोजर जैसे प्रीतम है, मिथुन है, अमित त्रिवेदी है, एटसेट्रा, तो इससे क्या किया, एक गाने के लिए म्यूजिक कंपोज करवाया। तो ये भी जो सर्विस है, क्योंकि म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को सर्विस दे रहा है, म्यूजिक कंपोज करके दे रहा है, एक गाने के लिए म्यूजिक कंपोज करके दे रहा है, तो ये भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो इसमें भी जो म्यूजिक कंपनी है टी सीरीज, जी म्यूजिक एटसेट्रा, ये जीएसटी जमा करवाती है। तो मैंने आपको दो उदाहरण बता दिए, एक तो इंश्योरेंस कमीशन का जो आरसीएम में है, और एक म्यूजिक कंपोज का, जो म्यूजिक कंपोजर है जो म्यूजिक कंपोज करके दिया है गाने के लिए, वो भी क्या है, आरसीएम में। म्यूजिक कंपोज जो सर्विस है, म्यूजिक कंपोजर की जो सर्विस है, वो भी आरसीएम में है। अब इसके लॉजिक पे आते हैं कि आरसीएम क्यों। आप देखिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लाखों में इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। तो इस केस में क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स लाखों में हैं, तो लॉमेकर ने सोचा अगर इसको आरसीएम में डाल दें, अगर आरसीएम ले आए, तो जो लाखों इंश्योरेंस एजेंट से टैक्स वसूली की झंझट से सरकार बच जाएगी और डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से जीएसटी कलेक्ट कर लेगी। तो आप देख रहे हैं जहां पे नंबर ऑफ पर्संस ज्यादा है, वहां पे गवर्नमेंट ने वो सर्विस आरसीएम में डाल दी इंश्योरेंस कमीशन की, और इस पे जो जीएसटी है वो इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम पे जमा करवाती है। तो देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि आरसीएम में आ गई, तो इससे क्या हुआ, एक एक इंश्योरेंस एजेंट को नहीं पकड़ना पड़ा, डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी पे लायबिलिटी शिफ्ट कर दी कि भाई इंश्योरेंस कंपनी अब तुम जमा करवाओगे सरकार को जीएसटी। तो जो जिम्मेदारी आ गई रेसिपिएंट की आ गई और सरकार को इजीली जीएसटी कलेक्ट हो जाता है। और एक और उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, भारतीय बिजनेस है, भारतीय कंपनी है, उसने किसी विदेशी से कोई सर्विस ले ली। अब विदेशी तो अपने देश में बैठा हुआ है, विदेशी तो विदेश में बैठा हुआ है, तो हमारी सरकार उससे टैक्स कैसे वसूले, क्योंकि वो किसी और जुरिडिक्शन में है, वो किसी और देश में है। तो इस केस में जो लॉ मेकर है उसने फिर जिम्मेदारी शिफ्ट की इस पे, बिजनेस पे, कि जो बिजनेस फिरंगी से सर्विस ले रहा है, विदेशी से सर्विस ले रहा है, वो जीएसटी आरसीएम के तहत जमा करवाए। तो आप देख रहे हैं मैंने आपको लॉजिक क्या बताया भी आरसीएम के, एक तो लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ असेसीज हैं, इसलिए आरसीएम ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सरकार को। और दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि किसी इंडियन बिजनेस ने, किसी भारतीय बिजनेस ने फिरंगी से सर्विस ले ली, तो फिरंगी को तो पकड़ नहीं सकती, फिरंगी से जीएसटी कैसे वसूलेगी सरकार। इसलिए सरकार ने जिम्मेदारी किस पे डाल दी, जो बिजनेस है, जो इंडियन बिजनेस है, जो भारतीय बिजनेस है, उस पे जिम्मेदारी डाल दी कि तुम आरसीएम में जीएसटी जमा करवाओ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।